हेलो स्टूडेंट, कैसे आप सभी। मैं हूं आपका क्षितिज और आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है जूलॉजी वर्ल्ड में आपका स्वागत करता हूं। तो स्टूडेंट, हमने क्रैश कोर्स स्टार्ट किया था और उसमें एक 12th का टॉपिक लिया था और उसकी मैं एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं और वो थी रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड। और रिप्रोडक्टिव हेल्थ के पहले लेक्चर में हम पढ़ चुके थे इंट्रोडक्टिव पोर्शन, प्लस उसमें हमने नेचुरल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव्स पढ़े थे, प्लस उसमें हमने देखा था बैरियर मेथड कौन कौन से हो सकते हैं। तो आज इसी सीरीज में हम आगे चलते हैं और स्टार्ट करते हैं IUDs, इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है नीट पॉइंट ऑफ व्यू से। और मान करके चलिए इस पर एक क्वेश्चन पक्का आपके एग्जाम में आएगा नीट 2020 में। तो देखिए, इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस का मतलब क्या है। हर एक जो शॉर्ट फॉर्म है इस चैप्टर की, एक और खास बात है स्टूडेंट, जो भी शॉर्ट फॉर्म है उसका फुल फॉर्म आपको अच्छे से याद होना चाहिए। वो फुल फॉर्म के फॉर्म में भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो IUDs, इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस, ऐसी डिवाइसेस हैं ये जिनको यूट्रस के अंदर, इंट्रा मतलब अंदर, तो यूट्रस के अंदर जो है वो लगाया जाता है। उनको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट? इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस बोलते हैं। IUDs जो है, पहली इंपॉर्टेंट बात, जब यूट्रस के अंदर फिट किया जाता है, लगाया जाता है, तो जरूर कोई ना कोई स्किल्ड पर्सन की रिक्वायरमेंट होती होगी। इसलिए हम कहते हैं कि ये इंसर्ट किसके थ्रू की जाती है? दीज आर इंसर्टेड बाय डॉक्टर्स और एक्सपर्ट नर्सेस इनटू द यूट्रस थ्रू वेजाइना। वेजाइना के थ्रू जो है यूट्रस में इनको जो है इंसर्ट किया जाता है अनुभवी डॉक्टर्स और नर्सेस, एक्सपर्ट नर्सेस की हेल्प से। इसलिए पहली बात तो यहाँ पर क्वेश्चन उठता है कि क्या इसमें जो है प्राइवेसी जो है अफेक्ट होती है क्या? बिल्कुल, यहाँ पर जो है प्राइवेसी अफेक्ट होगी। और क्योंकि हम देखते थे कि जो बैरियर मेथड होते हैं उसके हमने फायदे देखे थे कि एक तो इसमें जो है पर्सन की जो आइडेंटिटी है वो पता नहीं चलती है, प्लस उसमें जो है STD से हम उसका बचाव कर सकते हैं। यहाँ पर ऐसा नहीं है, तो डॉक्टर्स और नर्सेस के थ्रू इसको जो है इंसर्ट किया जाता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर लिखी हुई है कि IUDs का महत्व क्या है, उसका सिग्निफिकेंस क्या है। ये ऐसी फीमेल यूज लेवे जो कि अपने जो बच्चों में गैप रखना चाहती हैं या फिर प्रेगनेंसी को डिले करना चाहती हैं। एक बच्चा हो गया, उसके बाद 2 से 3 साल बाद अगला बच्चा करना चाहती हैं, उनके लिए ये डिवाइस जो होती हैं वो बेस्ट होती हैं। तो देखिए, IUDs आर आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव्स फॉर द फीमेल who wants delayed pregnancy या फिर space और gap in the two children। तो यहां पर आपको ये बात याद रखनी है कि ये बेस्ट या फिर आइडियल मेथड होता है कॉन्ट्रासेप्शन का, जो ऐसी फीमेल्स के लिए जो कि दो बच्चों के बीच में ज्यादा गैप रखना चाहती हैं। और उसमें होता क्या है कि एक बच्चा हो गया, उसके बाद में IUDs जो है वो फिट करवा ली यूट्रस में, और जब तक अगला बच्चा नहीं चाहते आप, वो IUDs जो है वहां पर फिट रहेंगी। तो ये इसका जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, NCERT में दिया हुआ है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। फिर आती है एक और इंपॉर्टेंट बात कि इंडिया में मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव जो है वो कौन सा है? IUD है। बहुत से स्टूडेंट गलत करते हैं, वो यहाँ पर या तो पिल्स आंसर करके आते हैं या फिर वो बैरियर मेथड करके आते हैं, बट नहीं, आंसर क्या होगा उसमें? IUDs, मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव्स इन इंडिया। तो ये भी आपको याद रखना है। अच्छा, फिर स्टूडेंट, इन तीनों बातों पर क्वेश्चन आए या ना आए, पर कॉलम मैच के क्वेश्चन में, क्रॉस मैच के क्वेश्चन में, इनके टाइप पर तो जरूर जरूर क्वेश्चन बनेगा। अब टाइप पर ध्यान दीजिए, ये 3 टाइप की हो सकती है स्टूडेंट। एक हो सकती है जिसको हम बोलते हैं नॉन मेडिकेटेड, मतलब इसमें ऐसे केमिकल्स यूज होते हैं जो कि मेडिसिन नहीं है, ड्रग्स नहीं है, उनको हम बोलते हैं नॉन मेडिकेटेड। उसका एग्जाम्पल लिप्स लूप याद रखना है। और लिप्स लूप का जो है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है इसका? इंक्रीज फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म्स। इंटरकोर्स हो गया, कॉपुलेशन हो गया, जो स्पर्म्स यूट्रस में एंटर कर चुके हैं उनका फैगोसाइटोसिस इंक्रीज कर देंगे। फैगोसाइटोसिस इंक्रीज कर दिया तो अब जो है वो फर्टिलाइजेशन की साइड तक नहीं पहुंच पाएंगे, वो डेड हो जाएंगे, स्पर्म्स डिस्ट्रॉय हो जाएंगे यूट्रस के अंदर, विद इन द यूट्रस, और वो साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन तक नहीं पहुंच पाएंगे और वहां पर प्रेगनेंसी का चांस 0 हो जाएगा। इसके अलावा और कौन सा हो सकता है? हार्मोन रिलीजिंग IUDs। और हार्मोन रिलीजिंग IUDs में आपको याद रखना है प्रोजेस्टासर्ट। प्रोजेस्टासर्ट नाम से पता चलता है कि इसमें प्रोजेस्टेरोन होता होगा, प्लस LNG-20। ये नाम तो आपको भूलने ही नहीं है, नहीं तो क्वेश्चन जरूर जरूर गलत हो जाएगा। प्रोजेस्टासर्ट एंड LNG-20। अच्छा, ये क्या काम करते हैं? हार्मोन रिलीजिंग है, तो कहीं ना कोई हार्मोन रिलीज कर रहे होंगे जैसे कि प्रोजेस्टेरोन, और इसकी वजह से होता क्या है? यूट्रस को अनसुटेबल बना देते हैं इम्प्लांटेशन के लिए, मेक्स यूट्रस अनसुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन, और सर्विक्स हॉस्टाइल टू स्पर्म। ये सर्विक्स को कहते हैं कि आप स्पर्म को एंट्री ही ना करने दें, उसकी जो म्यूकस है, म्यूकोजा है, उसमें थोड़ा बहुत चेंजेस ला देते हैं। अच्छा, होता क्या है, मान लीजिए कि इमरजेंसी के टाइम में जो है फर्टिलाइजेशन हो गया,
फर्टिलाइजेशन के 7 डेज के बाद में हम देखते हैं कि इम्प्लांटेशन होता है यूट्रस में ब्लास्टोसिस्ट का। तो ये करेंगे क्या, ये यूट्रस में ऐसे चेंजेस लाएंगे कि जो अगर फर्टिलाइज होने के बाद जाइगोट बन भी चुका है तो उस जाइगोट को यूट्रस की एंडोमेट्रियम में एम्बेडेड नहीं होने देंगे, मतलब उसका इम्प्लांटेशन नहीं होने देंगे। इसलिए यहां पर क्या लिखा हुआ है, इट मेक्स यूट्रस अनसुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है स्टूडेंट हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज के बारे में। देन आता है कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज, और कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज में देखिए नाम से पता चल रहा है कौन सा आयन रिलीज होता होगा, कॉपर आयन रिलीज होता होगा। कॉपर आयन की खास बात क्या है स्टूडेंट, ये क्या करता है, स्पर्म की मोटिलिटी को अफेक्ट करता है, और स्पर्म मोटाइल होंगे ही नहीं तो वो कहां तक नहीं पहुंच पाएंगे, फर्टिलाइजेशन की साइट तक नहीं पहुंच पाएंगे, और फर्टिलाइजेशन के चांसेस जो है वो निल हो जाएंगे। तो यहां पर देखिए दे सप्रेस द स्पर्म मोटिलिटी, और प्लस कई बार इसको जैसा कि मैंने आपको बताया यहां पर मेक्स यूट्रस अनसुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन। ये कॉपर रिलीजिंग आयोडीज का भी काम हो सकता है। कई बार जो इमरजेंसी की कंडीशन होती है उसमें भी कॉपर रिलीजिंग आयोडीज ये काम कर सकती हैं कि यूट्रस को जो है अनसुटेबल बना देती हैं इम्प्लांटेशन के लिए। अच्छा, इसके एग्जांपल्स कौन कौन से, नाम से पता चला कॉपर टी, कॉपर 7 एंड मल्टीलोड 375। तो ये आपको एग्जांपल्स याद रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पर कॉलम मैच का या फिर क्रॉस मैच का, मिस मैच का या फिर सही मैच का जो है क्वेश्चन बन सकता है। नॉन मेडिकेटेड लिप्स लूप, देन हार्मोन रिलीजिंग जिसमें आप प्रोजेस्टेरोन LNG20 ले सकते हैं, और कॉपर रिलीजिंग कॉपर टी, कॉपर 7 और मल्टीलोड 375 प्लस इनकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट आईयूडीज। अब हम चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ जो कि है पिल्स, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। नाउ स्टूडेंट जो दूसरा जो अलग मेथड आता है जिसको हम बोलते हैं ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, OCP जिसको हम बोलते हैं, तो ये जो है मुख के द्वारा ओरली जो है टैबलेट के फॉर्म में ली जाती हैं, पिल्स के फॉर्म में ली जाती हैं। अच्छा, पिल्स के फॉर्म में ली जाती हैं तो ये भी काफी प्रचलित होती हैं, फेमस होती हैं, चाहे वो आप देखें अर्बन एरिया हो या फिर रूरल एरिया हो वहां पर। अच्छा, फिर हम देखते हैं कि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती है, उसमें होता क्या है, ये नॉर्मली क्या होता है, स्मॉल डोजेस रखते हैं किसके, प्रोजेस्टेरोन मतलब प्रोजेस्टेरोन हार्मोन लाइक हो सकते हैं, और या फिर उनके कॉम्बिनेशन, या तो अकेले प्रोजेस्टेरोन के फॉर्म में हो सकता है या फिर वो प्रोजेस्टेरोन और ईस्ट्रोजन के कॉम्बिनेशन में हो सकता है। तो ये आपको याद रखना है कि इसमें या तो कॉम्बिनेशन भी मिल सकता है या फिर अकेले प्रोजेस्टेरोन के फॉर्म में भी मिल सकता है। प्रिंसिपल क्या है बहुत इंपॉर्टेंट इसका, कि अगर आपको पता है कि हाई लेवल प्रोजेस्टेरोन रहेगा तो कार्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन नहीं होगा, और कार्पस ल्यूटियम नहीं बनेगी मतलब कौन से हार्मोन की वजह से कार्पस ल्यूटियम बनती है, वो LH की वजह से बनती है। और LH का एक काम और होता है कि ओवुलेशन करवाना, जो कि डेवलप ग्राफिन फॉलिकल होती है, तो ये ओवुलेशन नहीं करने देंगे। तो इसलिए इनहिबिट और प्रिवेंट ओवुलेशन, ये इंपॉर्टेंट चीज है स्टूडेंट की। ये इसका प्रिंसिपल क्या होता है पिल्स का, ये ओवुलेशन को प्रिवेंट करती हैं या फिर इनहिबिट करती हैं। अच्छा, अब ये कौन कौन से टाइप की हो सकती हैं, या तो ये डेली पिल्स के फॉर्म में हो सकती है, या फिर वंस ए वीक या फिर वीकली पिल्स जिसको हम बोलते हैं हो सकती हैं। तो पहला देखिए डेली पिल्स। डेली पिल्स के एग्जांपल आपको याद रखने हैं, माला डी, माला एन, और इसमें आपको याद रखना है कि इन्हें लिया कैसे जाता है। तो मेंस्ट्रुएशन के पहले 5 to 7 डेज इनको नहीं लिया जाता है, उसके बाद में आपको 28 डेज तक इसको कंटिन्यू करना होता है। तो 0 to 5 डेज आपको नहीं लेनी है, उसके बाद में हम देख सकते हैं कि आफ्टर मेंस्ट्रुएशन फेज आप जो है कंटिन्यू कर सकते हो 28 डेज तक। फिर से नया जो मेंस्ट्रुएशन आएगा उसमें फिर से इसको रोक दिया जाएगा, और फिर से जो है 7 to 28 डेज तक इसको लिया जाता है। तो ये डेली पिल्स के फॉर्म में होती हैं। ऐसी वीकली पिल आती है और एनसीईआरटी ने दिया है, तो इसको आपको अच्छे से याद रखना है, और वो है सहेली। और सहेली जो है इंपॉर्टेंट है कि ये नॉन स्टीरॉयडल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल होती है स्टूडेंट। और यहां पर हमने देखा प्रोजेस्टेरोन और ईस्ट्रोजन जो है वो स्टीरॉयडल होते हैं, और स्टीरॉयड जब भी आप देखेंगे कि यूज में आते हैं एज ए मेडिकेशन, तो हमें पता है कि उनके कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं। तो यहां पर नॉन स्टीरॉयडल है इसलिए इसके साइड इफेक्ट्स जो है वो नेग्लिजिबल है, और हाई जो है जिसको हम बोल सकते हैं इफेक्टिव कॉन्ट्रासेप्टिव पिल के फॉर्म में इसको माना जाता है। और इसमें एक सब्सटेंस मिलता है स्टूडेंट जिसको हम बोलते हैं सेंटक्रोमन, और ये याद रखना है आपको, सेंटक्रोमन मिलता है, और इसे डेवलप किसके थ्रू किया गया था, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट CDRI लखनऊ में जो कि स्थित है, लोकेटेड है। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ ने इसको बनाया था सहेली को, जिसमें नॉन स्टीरॉयडल कॉम्बिनेशन होता है और एक सब्सटेंस होता है जिसको बोलते हैं सेंटक्रोमन। अच्छा, इसकी मैकेनिज्म पर क्वेश्चन आया था, याद रखना है, नीट 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है। नीट 2018
2018 का जब आप पेपर उठा करके देखेंगे तो उसमें सहेली के मैकेनिज्म पर पूछा गया था। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट गलत करके आ गए। क्यों गलत किया उन्होंने? क्योंकि सहेली को उन्होंने माना ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल। बिल्कुल सही है। और ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल का प्रिंसिपल हमें पता है क्या होता है, प्रिवेंट ओवुलेशन। बट यहां पर इसका आंसर प्रिवेंट ओवुलेशन नहीं था, ये ईस्ट्रोजन रिसेप्टर्स को जो है अनसुटेबल बना देती है। तो इसलिए याद रखना आपको कि सहेली का जो प्रिंसिपल है वो क्या है, वो यूट्रस में जो ईस्ट्रोजन के जो रिसेप्टर्स होते हैं उनको नॉन रेस्पॉन्सिव बना देती है, जिससे आगे जाकर के इम्प्लांटेशन नहीं हो पाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, जो कि सहेली पर क्वेश्चन आया था। और अब ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल के अलावा क्या हो सकते हैं, अदर जो मेथड हो सकते हैं, जैसे कि इंजेक्शन हो सकते हैं, या फिर इन्हीं को हम बोल सकते हैं इम्प्लांट्स भी बोल सकते हैं आप, अंतर रूप बोलते हैं हिंदी में। इंजेक्शन या इम्प्लांट्स में भी आप देखेंगे कॉम्बिनेशन सेम रहेगा ओरल पिल्स की तरह ही, और इनको जो है वो त्वचा के नीचे सबक्यूटेनियसली, क्यूटेनियस मतलब स्किन, सब मतलब उसके नीचे, तो स्किन के नीचे जो है वो लगा दिया जाता है, और वो धीरे धीरे जो है प्रोजेस्टेरोन और प्रोजेस्टेरोन या एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन हमारे ब्लड में रिलीज करते रहते हैं, जिसकी वजह से सेम इसकी मैकेनिज्म रहेगी। अच्छा, इम्प्लांट्स हो या आईयूडीज हो या फिर आप देखेंगे इनका बहुत इंपॉर्टेंट जो कि यूज है वो है कि ये जो आफ्टर कॉपुलेशन 72 आवर्स तक भी अगर इनको यूज ले लिया जाए तो ये प्रेगनेंसी डेवलप नहीं होने देते हैं, ये इम्प्लांटेशन नहीं होने देते हैं। तो ये आपको याद रखना है। एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है कि अगर इमरजेंसी की कंडीशन हो, चाहे रेप के केसेस हो, चाहे वो इमरजेंसी की कंडीशन हो, तो उसमें अनप्रोटेक्टेड जो है पॉपुलेशन की कंडीशन हो, तो उसमें भी अगर 72 आवर्स तक इनका यूज लिया जाता है तो ये प्रेगनेंसी को डेवलप नहीं होने देते हैं। ये आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स माने जाते हैं। तो ये मैंने आपसे डिस्कस कर लिया आज, आईयूडीज, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, इंजेक्शन और इम्प्लांट्स। और अब हम एक और टॉपिक जो कि कॉन्ट्रासेप्शन का ही है या फिर स्टरलाइजेशन जिसको हम बोलते हैं, उसको हम डिस्कस करते हैं, दैट इज वैसेक्टोमी एंड ट्यूबेक्टोमी। नाउ स्टूडेंट, हम जो है लास्ट टॉपिक की तरफ आते हैं कॉन्ट्रासेप्शन के, वो है सर्जिकल मेथड या फिर जिसको हम बोल सकते हैं स्टरलाइजेशन, हिंदी में कहते हैं शल्य क्रिया विधियां या फिर बंदेकरण की विधियां। और ये मेल और फीमेल दोनों के लिए जो है वो अवेलेबल है, जिसको हम कह सकते हैं। अच्छा, जो मेल में जो प्रोसेस होता है जिसको हम बोलते हैं वैसेक्टोमी, और वासेक्टोमी का मीनिंग क्या होता है स्टूडेंट, जिसको हम बोल सकते हैं वास्ट डिफरेंस, जो कि स्पर्म्स को आगे लेकर के आ रही है और सीमन में स्पर्म्स को जो है वो इंट्रोड्यूस करवाती हैं। तो दोनों और की राइट और लेफ्ट जो वास्ट डिफरेंस है, दोनों में क्या किया जाता है, कट लगा दिया जाता है, और कट लगा करके उनको अलग अलग बांध दिया जाता है, उसमें सूचर कर दिए जाते हैं। टॉमी मीन्स क्या होता है स्टूडेंट, जिसमें हम बोल सकते हैं कट करके उसमें सूचर लगा देना, उसको हम बोलते हैं वासेक्टोमी मीन्स वास्ट डिफरेंस को। अच्छा, इससे होगा क्या, वासेक्टोमी का रिजल्ट क्या है, कई बार वो कंफ्यूज करता है, और क्वेश्चन भी आया हुआ है कि वासेक्टोमी से क्या नहीं हो सकता। तो वासेक्टोमी से आप याद रखें कि टेस्टिकल्स में स्पर्म तो बनते रहेंगे, बट वो जो स्पर्म है उनका ट्रांसपोर्टेशन जो है वो रुक जाएगा। तो यहां पर होता क्या है, जो स्पर्म ट्रांसपोर्टेशन है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्पर्म्स, वो नहीं हो पाएगा। तो ये वासेक्टोमी में आपको याद रखना है। टेस्टिकल्स में स्पर्म्स जो है वो बनते रहेंगे, टेस्टिस कंटिन्यू टू प्रोड्यूस स्पर्म्स, इसमें कोई अफेक्ट नहीं, क्योंकि टेस्टिकल्स को अफेक्ट ही नहीं किया, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वास्ट डिफरेंस को कट किया है। तो ये बात आप याद रखिएगा कि टेस्टिकल्स में कोई अफेक्ट नहीं आ रहा है, इसलिए वो लगातार जो स्पर्म्स बनाते रहेंगे, बट उन स्पर्म्स का जो ट्रांसपोर्टेशन आगे नहीं हो पाएगा। ध्यान में ये रखना है कि जब आप वासेक्टोमी करेंगे तो दोनों आपको लेफ्ट, राइट और लेफ्ट साइड दोनों की वास्ट डिफरेंस को कट करके बांधना पड़ेगा। अगर डॉक्टर जो है वो एक वास्ट डिफरेंस को कट करके बांध देता है और एक को जो है एज इट इज छोड़ देता है, तो भी स्पर्म जो है वो सीमन में मौजूद होंगे और वहां पर जो है बर्थ कंट्रोल की कंडीशन नहीं हो पाएगी। दूसरी ओर आप देख सकते हैं कि फीमेल में जो होता है जिसको हम बोलते हैं स्टूडेंट ट्यूबेक्टोमी। ट्यूबेक्टोमी मींस फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब होती है, वहीं पर ही हमें पता है कि गैमेट का ट्रांसपोर्ट वहीं पर किया जाता है और गैमेट्स वहां पहुंचने के बाद में उनका फ्यूजन हो जाता है, मींस फर्टिलाइजेशन हो जाता है। तो यहाँ पर फैलोपियन ट्यूब को कट करके अलग अलग जो है वो बांध दिया जाता है। यहाँ पर भी आपको दोनों साइड की फैलोपियन ट्यूब को ही कट करके बांधना पड़ेगा, नहीं तो चांसेस होंगे कि एक साइड की अगर छोड़ देते हैं तो वहां पर प्रेगनेंसी डेवलप होने के पूरे चांसेस रहते हैं। तो इसका जो है प्रिंसिपल क्या होता है
इसका प्रिंसिपल है कि ट्रांसपोर्ट ऑफ गैमेट जो है वो रोक दिया जाए। तो ये आपको याद रखना है कि ट्रांसपोर्ट ऑफ गैमेट रोक दिया जाता है। ये कौन सी कंडीशन में जो है वो यूज लिया जाता है? ऐसे कपल्स जो कि आगे जो है वो फर्दर जो है वो चाइल्ड नहीं चाहते हैं। ध्यान दीजिएगा मेरी बात पर, दोज कपल्स हु डू नॉट वांट फर्दर प्रेगनेंसी और फर्दर चाइल्ड, उनके लिए ये प्रोसेस यूज लिया जाता है। और इसको हम एक और नाम देते हैं स्टूडेंट, इसको हम बोलते हैं टर्मिनल मेथड। इसे हम बोलते हैं टर्मिनल मेथड, क्योंकि अब इसके बाद में जो है कोई भी चांस नहीं प्रेगनेंसी डेवलप होने का। और दूसरी बात ये इरिवर्सिबल जो है वो होता है, मतलब अब जो है सर्जरी हो चुकी है, सर्जरी के बाद में इसको ठीक नहीं किया जा सकता है। तो ये सारे के सारे स्टूडेंट होते हैं मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, और हमने यहाँ पर एक एक को अच्छे से डिस्कस किया है। उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। और कल की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे एमटीपी, एसटीडी और असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स, और हम इस पूरे के पूरे चैप्टर को कवर कर लेंगे। तो ज्यादा से ज्यादा मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।